हेलो दोस्तों, मैं आजाद हिंद आज आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ जीव विज्ञान विषय को लेकर। साइंस के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस समय जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पर साइंस से अर्थात विज्ञान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप कोई भी कंपटीशन ले लीजिए, चाहे हम एसएससी की बातें करें, रेलवे की बातें करें, किसी भी स्टेट एग्जाम की बातें करें, सीडीएस की बातें करें, मतलब जितने भी एग्जाम हैं कंपटीशन के वनडे, उन सब एग्जाम में साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अर्थात विज्ञान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और विज्ञान विषय की बातें करें तो हमारा जो विज्ञान विषय है वो 3 विषयों का समूह है। मतलब विज्ञान के अंतर्गत जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 3 विषयों को लेकर पूछे जाते हैं। एक तो जीव विज्ञान और एक भौतिक विज्ञान और एक रसायन विज्ञान। इन तीनों विषय को मिलाकर ही विज्ञान के करीब करीब 4-5 क्वेश्चंस, कभी कभी 10 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। अगर और उन तीनों विज्ञान में बातें करें तो सबसे अधिक क्वेश्चंस जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी जीव विज्ञान को शुरू करते हैं और जीव विज्ञान का भी लेक्चर पार्ट बाय पार्ट आएगा। आइए बात करते हैं जीव विज्ञान। हम जीव विज्ञान को जानेंगे। बायोलॉजी के अंतर्गत अगर हम बायोलॉजी की बातें करें तो बायोलॉजी में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर यदि देखा जाए तो ब्लड है। रुधिर सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो रुधिर, ब्लड को पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा हम बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे किसका, बायोलॉजी का, कि बायोलॉजी क्या होता है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। बायोलॉजी, देखिए बायोलॉजी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। बातें क्लियर, ठीक समझ में आ रहा है ना। तो बायोलॉजी कितने शब्दों से, 2 शब्दों से मिलकर बना है। आइए देखते हैं कौन कौन सा शब्द है बायोलॉजी। एक तो है बायो, जिसको बियो कहते हैं, बियो, और दूसरा जो शब्द है वो लॉजी अर्थात बायोलॉजी, दोनों मिलाकर बायोलॉजी बनता है। अब बात करते हैं बायो का अर्थ क्या होता है और लॉजी का अर्थ क्या होता है। तो बियो जो आपका बायो है इसका अर्थ होता है लिविंग। क्या अर्थ होता है, लिविंग, जिसको हिंदी में बात करें तो सजीव कहा जाता है। ठीक, अगर हम लॉजी की बातें करें तो लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी। क्या होता है, टू स्टडी, और टू स्टडी को हिंदी में बातें करें तो इसका हिंदी में अर्थ होता है अध्ययन। क्या होता है, अध्ययन होता है। ये बातें आप लोग समझ गए होंगे, समझ में आ रहा है ना आपको, क्लियर, ठीक है। आइए बात करते हैं। देखिए बायोलॉजी जो है वो 2 टर्म यानी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक को बायो कहते हैं और दूसरा लॉजी। बायो का अर्थ होता है लिविंग अर्थात सजीव, अर्थात बायोलॉजी में किसका, सजीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं। और लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी, और स्टडी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। बायो का अर्थ सजीव और लॉजी का अर्थ अध्ययन, अर्थात ऐसा विज्ञान, या तो बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं। इसमें कभी भी निर्जीव का अध्ययन नहीं किया जाता है। बायोलॉजी में कभी भी निर्जीव का अध्ययन नहीं करेंगे, बातें करेंगे तो किसका, केवल सजीवों की बातें करेंगे। तो ये बातें आप लोग समझ गए होंगे कि बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है। अब सजीव के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, सजीव किसे कहते हैं, एक बार आप बताइए, सजीव किसे कहते हैं। सजीव उसे कहते हैं जिसमें जीव हो, मतलब कोई, जैसे कि मान लीजिए कि पेड़ पौधे हो गए उसमें एक जीव है, जैसे मानव हो गए, जैसे कोई जैसे वगैरह वगैरह। चलिए ठीक, आप बताइए और कोई नहीं। देखिए सजीव क्या होता है, सजीवों की कुछ ना कुछ गुण होते हैं, किसी न किसी गुण के आधार पे हम जानते हैं कि सजीव है। पहली बात, सजीवों में क्या होना चाहिए, रेस्पिरेशन की क्रिया होना चाहिए अर्थात श्वसन क्रिया होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, श्वसन होना चाहिए, रेस्पिरेशन। ठीक, दूसरी बातें करें तो उनमें क्या होना चाहिए, पोषण की क्रिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोषण की क्रिया होना चाहिए। अगर तीसरी बातें करें तो उनमें प्रजनन की क्रिया होना चाहिए।
किसकी क्या होना चाहिए? प्रजनन की क्रिया होना चाहिए, श्वसन होना चाहिए, पोषण होना चाहिए, प्रजनन होना चाहिए, और चौथे नंबर पे बात करते हैं तो न्यूट्रिशन, मतलब उनमें कुछ खनिज पदार्थ भी मिलना चाहिए, खनिज पदार्थ भी उनमें मिलना चाहिए। तो इन मतलब कुछ है तो बहुत से, लेकिन मुख्य जो टर्म है, जो मुख्य चीजें हैं सजीवों में, ये 3-4 पॉइंट पाया जाता है। मतलब उसमें श्वसन की क्रिया होना चाहिए, तब हम जानेंगे ये सजीव है। उनमें क्या होना चाहिए? पोषण की क्रिया होना चाहिए। पोषण का मतलब ये होता है कि मतलब वृद्धि और विकास होना चाहिए। मतलब कोई भी अगर सजीव है तो उसमें क्या होना चाहिए? हमेशा वृद्धि होते रहना चाहिए, तो इसी क्रिया को पोषण कहा जाता है। उनमें प्रजनन होना चाहिए, मतलब वो अपने ही तरह की और जातियों का क्या कर सके? निर्माण कर सके, तो उसी क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रजनन कहा जाता है। उनमें कुछ खनिज भी पाए जाने चाहिए, ठीक है। तो ये अगर चीजें जिनमें पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? सजीव कहा जाता है। बातें क्लियर? तो ये आप लोग अभी तक ये समझे होंगे कि बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो बायोलॉजी का अर्थ मैंने क्या बताया? बायो और लॉजी। बायो का अर्थ होता है सजीव और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात ऐसा विज्ञान जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो सजीवों का अध्ययन किया जाता है। ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, लिखना है तो लिख लीजिएगा। यह विज्ञान की वह शाखा है, लिखते रहिए, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। आइए बातें करते हैं, आज का पॉइंट स्टार्ट करते हैं। हमें जो चैप्टर पढ़ना है, तो आज एक नए चैप्टर का शुरुआत हम लोग करेंगे, जिसका नाम है ब्लड। हेडिंग डाल लीजिएगा, ब्लड अर्थात रुधिर, इसी को हिंदी में रुधिर या रक्त कहते हैं। क्या कहा जाता है? रुधिर या रक्त कहा जाता है। आइए देखते हैं ब्लड। ये ब्लड होता है क्या? तो ब्लड तो सबको पता होगा कि ब्लड क्या होता है। अगर जैसे हमारी जो बॉडी है, अगर इसमें कहीं खरोच आ जाए या कट जाए, तो उसमें से हम लोग देखते हैं कि लाल लाल सा कोई तरल पदार्थ निकलने लगता है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? ब्लड कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। तो अब ब्लड में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्लड को किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आखिर तो कौन सा विज्ञान है, या विज्ञान की कौन सी शाखा होगी, ठीक है, जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा होगी जिसके अंतर्गत हम ब्लड का अध्ययन करते हैं, ठीक है। कोई बताएगा? बताइए। हेमेटोलॉजी। हाँ, हिमेटोलॉजी, ठीक है। विज्ञान की एक शाखा है जिसको क्या कहा जाता है? हिमेटोलॉजी। तो हिमेटोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? ब्लड का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं हिमेटोलॉजी। ठीक है, हिमेटोलॉजी। हिमेटो का अर्थ क्या होता है? ब्लड, मतलब रुधिर, ब्लड, ठीक है। जबकि लॉजी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना, ठीक है। मतलब ये एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? ब्लड का अध्ययन करते हैं। इतनी बातें क्लियर? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रुधिर का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? हिमेटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बातें, अब देखिए एक चीज यहीं पे मैं और बता दे रहा हूँ। ये तो ठीक है, लॉजी। देखिए दो चीजें होता है, एक लॉजी होता है, एक लॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि यह हिमेटोलॉजी है, एक हिमेटोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, हिमेटोलॉजिस्ट। बातें क्लियर? तो हिमेटोलॉजी और लॉजिस्ट, तो लॉजिस्ट जिसके अंतर्गत लग जाए ना, वो डॉक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर ये इसी ब्लड से संबंधित यदि कोई डॉक्टर होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? हिमेटोलॉजिस्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लॉजिस्ट। तो इष्ट जिसमें जुड़ जाता है वो किससे संबंधित आते हैं? उसके मतलब वो व्यक्ति जो क्या करता है उसका अध्ययन करता है, मतलब डॉक्टर से संबंधित। जैसे कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम किसका? हृदय का अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर उसी में क्या लग जाए? कार्डियोलॉजिस्ट लग जाए, यानी कि हृदय का अध्ययन करने वाला डॉक्टर, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर ये पूछा जाए कि रुधिर को अर्थात ब्लड अध्ययन करने वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाएगा? हिमेटोलॉजिस्ट कहा जाएगा। इतनी बातें क्लियर?
2 पॉइंट क्लियर। आगे चलते हैं, बातें समझ में आ रहा है ना। तीसरी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये ब्लड जो रुधिर है वो किसी ना किसी सिस्टम पे कार्य करता है। तो आखिर तो कौन सा सिस्टम है जिस सिस्टम पे रुधिर हमारा कार्य करता है, कोई बताएगा कि हमारा रुधिर किस सिस्टम पे कार्य करता है? नहीं, देखिए हमारा रुधिर जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम पे कार्य करता है। सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी सिस्टम पे हमारा ब्लड क्या करता है? कार्य करता है। अगर हिंदी में बात करें तो इसी को कहा जाता है परिसंचरण तंत्र या परिसंचरित तंत्र कहा जाता है। क्या कहेंगे? तो परिसंचरित तंत्र, संचरित तंत्र कहा जाता है। ये बातें क्लियर? तो कभी अगर पूछा जाए कि हमारा जो ब्लड है वो किस सिस्टम पे कार्य करता है, तो किस सिस्टम पे? परिसंचरित तंत्र पे यानी सिस्टम पे कार्य करता है। अब बात करते हैं ये क्या होता है, किसको कहते हैं परिसंचरण? कोई बताएगा? आप बताइए क्या होता है परिसंचरण? जिससे हमारे शरीर में जो ब्लड होता है तो उसमें जो गति हमेशा आने जाने क्रिया जो होती है तो मतलब कि उसी के माध्यम से होता है। देखिए परिसंचरण का अर्थ क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। परिसंचरित तंत्र, इसी तंत्र पे, इसी सिस्टम पे हमारा ब्लड कार्य करता है। और परिसंचरित का अर्थ ये होता है कि कोई भी वस्तु मतलब किसी भी चीज का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, फिर वहां से क्या होना? वापस आना, मतलब जाना और आना, जाना और आना। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? परिसंचरित कहा जाता है या तो परिसंचरण कहा जाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का गमन मतलब जाना, फिर उसका वहां से क्या होना? आना। इन्हीं चीजों को क्या कहा जाता है? तो परिसंचरित सिस्टम या परिसंचरण कहा जाता है। बातें क्लियर? अब हम ब्लड की बातें करें तो हमारा ब्लड क्या करता है? हमारे सर से लेकर के पांव तक, पांव का जो मतलब जो नीचे वाला भाग है और जो सर का भाग है, यहां से वहां जाना, फिर वहां से यहां आना, मतलब पूरे शरीर में क्या करना? गमन करना, जाना और आना, जाना और आना। ठीक है, यही क्रिया होता है किसका? ब्लड का। ठीक है, और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? परिसंचरित कहा जाता है, परिसंचरण कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए हमारा ब्लड किस सिस्टम पे कार्य करेगा? परिसंचरण सिस्टम पे कार्य करता है। बातें क्लियर? तीसरी पॉइंट है, पहला पॉइंट था कि इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, दूसरा आप लोगों ने जाना कि किस सिस्टम पे कार्य करता है, तीसरा बातें करें तो इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ब्लड को क्या कहा जाता है? कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? देखिए, टिश्यू का मतलब होता है ऊतक और कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? संयोजन, मतलब जोड़ना। ठीक है, तो ब्लड को एक संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजी ऊतक कहा जाता है। ठीक है, अब अच्छा क्यों, मतलब क्यों कहा जाता है कि इसको क्यों संयोजी ऊतक कहा जाता है, क्यों कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, क्या कारण है? ठीक है, अच्छा जैसे कि अगर कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि हमारा जो रुधिर है, ब्लड है, वो कैसा ऊतक है, तो कैसा ऊतक है? एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, लेकिन क्यों, आखिर कारण क्या है कि क्यों इसको संयोजी ऊतक कहा जाता है? कोई बताएगा क्या कारण है? उसमें सर ऐसा होता है कि वो जो मतलब कि वो कई पार्ट से मतलब हम मिलकर वो बना होता है, मतलब कि उसमें जुड़ा रहता है मतलब। नहीं, ठीक, चलिए हम बताते हैं। आइए देखिए कि क्यों, आखिर क्या कारण है। देखिए, बहुत ही बेसिक से बता रहे हैं, बड़ी आसानी से धीरे धीरे बताएंगे और आप लोग धीरे धीरे इसको पढ़ते रहिएगा। और जिस समय ये ब्लड हमारा खत्म होगा, आप देखेंगे कोई ऐसा क्वेश्चन बाकी नहीं रह जाएगा जो आपसे छूटेगा। हाँ, लेकिन ये है कि ये जो वीडियो है कई पार्ट में आएगा। अभी आज ये पहला लेक्चर है, फिर दूसरा लेक्चर आएगा, तीसरा लेक्चर आएगा, चौथा लेक्चर आएगा, लगभग 4 या 5 लेक्चर में हमारा ब्लड क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। और तब तक आपको ब्लड के बारे में काफी नॉलेज हो जाएगा एग्जामिनेशन संबंधित। ठीक है, आइए बात करते हैं क्यों, क्या कारण है कि इसको संयोजी ऊतक कहा जाता है। तो देखिए, हमारे ब्लड में बहुत से पदार्थ मिले होते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि हमारा जो ब्लड है
हमारे ब्लड में क्या होते हैं, बहुत से पदार्थ मिले होते हैं। ठीक है, आइए पहले उन पदार्थों की बात करें, आखिर तो पदार्थ कौन कौन सा है जो हमारे ब्लड में मिला होता है। ठीक है, तो पहली बात है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिला होता है। ठीक है, CO2 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है, कुछ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है सर? हाँ, न्यूट्रिशन मतलब खनिज, इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा, कुछ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब H2 मतलब पानी भी पाया जाता है इसमें। ठीक है, यूरिन भी होता है। बात है क्लियर, मतलब कुछ मिनरल्स भी कुछ पाए जाते हैं, मिनरल्स भी देख लीजिए। ठीक है, तो हमारे मतलब जो ब्लड है, हमारे ब्लड में लगभग मोटी मोटा ऑक्सीजन पाया जाता है, CO2 पाया जाता है, तीसरा कुछ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, चौथा जो है कि आपके पानी H2O पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यूरिन पाया जाता है, फिर क्या कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं कि अब अगर हम न्यूट्रिशन की बातें करें तो न्यूट्रिशन का मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे कि पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, कुछ पोटाश हो गया आदि, ये सब चीजें हमारे ब्लड में क्या होते हैं, मिले रहते हैं। उसके साथ साथ पानी भी मिला होता है, उसके साथ साथ यूरिन भी मिला होता है, फिर मिनरल्स भी मिला होता है, फिर ऑक्सीजन भी मिला होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिले होते हैं। लिखना होगा तो लिख लीजिएगा कि हमारे ब्लड में लगभग इतने पदार्थ मिले होते हैं। थोड़ा सा एक चीज आप लोग सुधार लीजिएगा, आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषक पदार्थ। क्या होते हैं, पोषक। ठीक है, कुछ पोषक तत्व या पदार्थ पाए जाते हैं, जबकि मिनरल्स का अर्थ होता है क्या, कुछ खनिज पदार्थ। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक पदार्थ। लिख लीजिए, उतारिए जल्दी से, हो गया। आइए बात करते हैं, देखिए पोषक पदार्थ है क्या, पोषक पदार्थ के बारे में जान लें। तो पोषक पदार्थ के अंतर्गत देखिए कार्बोहाइड्रेट आता है। ठीक है, उसके बाद वसा आता है ना, फैट जिसको हम फैट बोलते हैं, ग्लूकोज आता है ना, इन सब चीजों को मिलाकर क्या होता है, पोषक पदार्थ कहा जाता है। अगर हम खनिज की बातें करें तो खनिज के अंतर्गत ही हमारा पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ठीक है, पोटास आदि ये सब जो चीजें होते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, खनिज के अंतर्गत आता है। तो इतने चीजें हमारे ब्लड में क्या होते हैं, मिले रहते हैं। ठीक है, और ये ब्लड और इन्हीं सब चीजों से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है हमारे शरीर को। ठीक है, इन्हीं सब चीजों से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और हमारा ब्लड इन्हीं सभी चीजों को प्रत्येक कोशिकाओं तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है, मतलब संचरित होकर। मैंने बताया था ना कि ये क्या है, परिसंचरण तंत्र पे कार्य करता है, परिसंचरित होता है। ठीक है, आवागमन करता है पूरे हर एक कोशिकाओं के पास तक। ठीक है, तो वो परिसंचरण करते समय प्रत्येक कोशिकाओं तक इन्हीं सब चीजों का क्या करता है, गमन करता है, यानी पहुंचाता है, जिससे हमारे शरीर को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और जब ये सारी चीजों को हमारे प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा दिया, यानी प्रत्येक कोशिकाओं को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है इन सब चीजों से। ठीक है, इन सब चीजों से कोशिकाओं को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। कौन, ब्लड। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, अर्थात संयोजी ऊतक कहा जाता है। बातें क्लियर, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक, इतनी बातें क्लियर। आइए एक बार रिकॉलिंग कर देते हैं, मैंने क्या क्या बताया। ब्लड का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, पहला पॉइंट था। ठीक है, और ब्लड का अध्ययन करने वाले डॉक्टर को क्या कहेंगे, तो हेमेटोलॉजिस्ट कहेंगे, अर्थात लॉजिस्ट जिसके अंतर्गत जुड़ जाएगा, जिसके नाम में, वो उसका क्या हो जाएगा, अध्ययन करता हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, ये एक सिस्टम पे कार्य करता है, जिसको क्या कहा जाता है, परिसंचरित तंत्र कहा जाता है, या तो सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अगला बातें मैंने बताया कि ये क्या है, एक प्रकार का ऊतक है, जिसको क्या कहा जाता है, लेकिन कौन सा ऊतक, संयोजी ऊतक है। ठीक है, और संयोजी ऊतक क्यों कहा गया, ये मैंने बता दिया कि ये इन तमाम पदार्थों को क्या करता है, हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है।
इतनी बातें क्लियर, आगे चलते हैं। आइए आगे बात करते हैं कि हम लोग कब से ही पढ़ रहे हैं, ब्लड रुधिर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर में ये रुधिर होता कितना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हमारे शरीर में रुधिर होता कितना है, तो आइए उसकी बातें करते हैं। तो हमारे शरीर में रुधिर की मात्रा देखिए, अब हम संसार की बात करें या मानव जगत की बातें करें तो मानव में दो रूप है। एक को मेल कहा जाता है अर्थात पुरुष, दूसरा क्या होता है फीमेल अर्थात स्त्री या महिला, यानी कि ये पुरुष हो गए और ये महिला हो गए। तो पुरुष और महिलाओं में ब्लड अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, पुरुषों में इनकी मात्राओं में कुछ कम बेसी होता है, पुरुषों में कुछ और पाया जाता है, महिलाओं में कुछ और पाया जाता है। तो अगर मेल पुरुष की बातें करें तो पुरुष की बॉडी में शरीर में 5 से 6 लीटर तक क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। ठीक है, अगर महिलाओं की बातें करें तो महिलाओं में 4 से 5 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। इतनी बातें क्लियर, ये बातें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कि पुरुष और महिलाओं में ब्लड कुछ कम बेशी होता है। ठीक है, तो कितना कितना होता है, तो मेल में पुरुष में 5 से 6 लीटर होते हैं और फीमेल में महिला में 4 से 5 लीटर होता है। इतनी बातें क्लियर। लेकिन एक समस्या यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि आखिर क्या कारण है, कोई ना कोई तो कारण होगा कि क्यों ऐसा होता है कि पुरुष और महिलाओं में ब्लड कम बेसी पाया जाता है। तो इसके देखिए 2 कारण हैं, मुख्य रूप से इसके कितने कारण हैं, 2 कारण हैं कि पुरुष और महिला में ब्लड कम बेसी पाया जाता है। अच्छा एक चीज और नोट कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन से पूछा जाए कि पुरुष और महिला में ब्लड का कितना डिफरेंट होता है तो लगभग आधा या 1 लीटर का डिफरेंट होता है। ठीक है, मतलब आधा या 1 लीटर पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है और महिलाओं में आधा या 1 लीटर ब्लड कम पाया जाता है। इतनी बातें क्लियर, नोट कर लीजिएगा आप लोग। बातें क्लियर, ठीक है, इतनी बातें समझ में आई होगी। आइए अब जानते हैं कि क्या ये जानते हैं कि क्या कारण है कि पुरुष और महिला में ब्लड कम बेसी पाया जाता है। तो मैंने क्या बताया कि इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। इसके मुख्यतः क्या है, 2 कारण हैं। पहला कारण ये है, अच्छा हाँ यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा, एक पॉइंट और वो मैं भूल गया था, देखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम पुरुष या महिला की बातें करें तो पुरुष महिला में जो ब्लड का मतलब है, ब्लड है वो अगर पूरे बॉडी के हिसाब से पूछा जाए कि पूरे बॉडी का कितना परसेंट होता है तो हमारे बॉडी का कितना परसेंट, लगभग 7% ब्लड होता है। बातें क्लियर ना, कि हमारे बॉडी का क्या होता है, लगभग 7% होता है। ठीक, तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, देखिए यहां से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे ब्लड का, ठीक है, हमारा जो ब्लड है वो किस पे निर्भर होता है, तो हमारे बॉडी पे निर्भर होता है। किस पे, हमारे बॉडी पे, मतलब हमारा बॉडी वेट जैसा होगा वैसा ही हमारे अंदर क्या होना होगा, ब्लड होगा। इसका मतलब हमारे वजन पे आधारित होता है या निर्भर होता है, क्योंकि हमारे वजन का ये कितना होता है, 7% होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा जो ब्लड है हमारे शरीर का कितना भाग होता है, कितना परसेंट होता है, तो कितना परसेंट, 7% होता है। बातें क्लियर। इसका जैसे यहाँ पे चीजें मैं बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ भाई। कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनको बहुत ही ज्यादा लो करके समझाना पड़ रहा है। 7% का मतलब ये होगा कि किसी व्यक्ति का अगर वजन 100 kg है, ठीक है, तो इसमें 7 kg क्या होगा, ब्लड होगा। परसेंट का मतलब यही होगा, मतलब हर 100 पे परसेंट लगता है। ठीक है, तो इसी आधार पे ब्लड हमारा शरीर में रहता है। आइए बात करते हैं, तो मैंने क्या बताया कि दो कारण ऐसे हैं जिसमें महिला पुरुष में ब्लड कम और बेसी होता है। कोई जानता है कारण क्या है, आप जानते हैं? इसमें सर क्या होता है कि जो पुरुषों में WBC होता है वो महिलाओं में कम पाया जाता है। WBC, और कोई नहीं? आइए बताते हैं। देखिए पहला कारण क्या है, पहला कारण तो यह है कि आप ये देखते होंगे अपने आसपास में और जानते भी होंगे कि महिलाओं का जो वजन होता है पुरुषों की अपेक्षा में क्या होता है, कम होता है।
बातें क्लियर ना, समझ रहे हैं ना। तो महिलाओं का जो वजन होता है वो पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो जब वजन कम होगा तो ब्लड भी क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि जो ब्लड बनेगा वो बॉडी के का मतलब बॉडी के हिसाब से बनेगा, बॉडी का ही 7% होगा। तो जब महिलाओं का वजन कम होगा तो उनमें ब्लड भी क्या होगा, कम बनेगा। दूसरी बात, पहला बातें क्लियर ना, पहला बातें क्या है कि बॉडी वेट पे निर्भर है। महिलाओं का बॉडी वेट कम होता है इसलिए उनमें ब्लड भी क्या होता है, आधा 1 लीटर कम होता है। बात क्लियर। दूसरी बातें देखिए, दूसरी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बातें समझने के लिए हमें एक पॉइंट समझना पड़ेगा, 3 पॉइंटों को जानना पड़ेगा कि हमारे ब्लड में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के कणों को मिलाकर हमारे ब्लड का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सा। एक तो है आपका डब्ल्यूबीसी, सॉरी एक पहले आरबीसी है, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों कणों को मिला के हमारे ब्लड का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका किसका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी की बात करें तो रेड ब्लड कैप्सूल, ठीक है, या सेल कह लीजिए, सेल भी होता है और कैप्सूल भी होता है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल या तो कैप्सूल, और दूसरा आपका डब्ल्यूबीसी का होता है व्हाइट ब्लड कैप्सूल या तो सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरा क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। बातें क्लियर ना। तो इन्हीं तीनों चीजों को मिलाकर क्या बनता है, ब्लड बनता है। हाँ, ये एक चीज और यहीं पे बता देते हैं, और इसका अध्ययन हम लोग बारी बारी सभी बाद में करेंगे। अगला जो पार्ट होगा उसमें अलग अलग आरबीसी को उठाएंगे, फिर डब्ल्यूबीसी को, फिर प्लेटलेट्स को उठाएंगे। ये बहुत लंबा पार्ट है। हाँ, लेकिन कुछ चीजों को अभी मैं बता देता हूँ। देखिए, बात करते हैं अगर आरबीसी की बातें करें, आरबीसी की बातें करें तो आरबीसी की संख्या इन तीनों की अपेक्षा, मतलब इन दोनों की अपेक्षा क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि हमारे ब्लड में सबसे अधिक कौन सा कण पाया जाता है तो सबसे अधिक आरबीसी पाया जाता है। ठीक है, और सबसे कम की बातें किया जाए तो सबसे कम कौन पाया जाएगा, कोई बताएगा? नहीं, सबसे कम किसका होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अक्सर लोग भूल के सबसे कम किसको मारते हैं, प्लेटलेट्स को मारते हैं, लेकिन ये गलत है। सबसे कम क्या पाया जाएगा, डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा। इसका कारण हम बता दे रहे हैं। देखिए, आरबीसी जो होता है, आरबीसी जो होता है वो मिलियन में होता है। किसमें होता है, मिलियन में होता है। और आपका प्लेटलेट्स जो है वो लाख में होता है। ठीक है, किसमें होता है, लाख में होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी 1000 मतलब हजारों में होता है। ठीक है, इसलिए सबसे कम कौन सा दिख रहा है, डब्ल्यूबीसी। अब याद रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक कौन सा कण पाया जाता है तो आरबीसी, और पूछा जाए सबसे कम कौन सा कण पाया जाता है तो डब्ल्यूबीसी। बातें क्लियर। और कभी इसको अगर क्रम में लगाने के लिए कहा जाए, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में, तो याद रखिएगा। ठीक है, कभी पूछा जाता है कि हमारे ब्लड में जो तीनों कण पाए जाते हैं उनको आरोही क्रम में लगाइए या तो फिर अवरोही क्रम में लगाइए। बातें क्लियर, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने पॉइंट पे, आखिर एक कम बेसी क्यों होता है पुरुष और महिलाओं के ब्लड में। ठीक, तो आइए बात करते हैं। पहला कारण तो आप लोग जान गए हैं कि कारण है बॉडी वेट। महिलाओं का मतलब जो वजन होता है वो पुरुषों से कम होता है तो ब्लड भी कम पाया जाएगा। दूसरा कारण मैंने बताया कि ये 3 प्रकार के कणों से मिलके हमारे ब्लड का निर्माण होता है। बातें क्लियर। और इन्हीं तीनों में से मेन, अगर मेन कण कहा जाए, अगर कहा जाए कि हमारे ब्लड में इन तीनों में मुख्य कौन है तो मुख्य कौन है, आरबीसी है। ठीक है, और यही आरबीसी महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है, कम पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, क्या होता है, कम पाया जाता है। मतलब पुरुषों की अपेक्षा में जो आरबीसी है वो महिलाओं में कुछ क्या होता है, कम होता है। तो जब आरबीसी कम होगा तो ब्लड भी क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि आरबीसी की संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, हमारे ब्लड में आरबीसी की संख्या क्या है, सबसे अधिक है। तो जब ये सबसे अधिक है और यही आरबीसी महिलाओं में क्या होता है, कम पाया जाता है, जिसके वजह से महिलाओं में ब्लड क्या होता है, कम होता है। अगर अब ये पूछा जाए कि अगर महिलाओं में ब्लड कम पाया जाता है तो उसका मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो मुख्य कारण क्या है, आरबीसी का कम होना। बातें क्लियर। या किस पे आधारित है तो आरबीसी पे आधारित है। इतनी बातें क्लियर। और इसको मुख्य
कण कहा जाता है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे ब्लड के ब्लड में 3 कण पाए जाते हैं, उन तीनों में मुख्य कण कौन सा है, तो मुख्य कण कौन सा है, आरबीसी है। कौन सा है, आरबीसी है। अब कोई बताएगा कि इसका कारण क्या है, क्यों इसको मेन फंक्शन कहा जाता है, कोई नहीं। चलिए हम बता देते हैं कि आखिर कारण क्या है। तो कारण ये है कि हमारी जो आरबीसी है, आरबीसी ही हमारे मतलब शरीर में पूरे शरीर में O2 का क्या करती है, परिवहन करती है। मतलब ऑक्सीजन हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, आरबीसी करता है। ठीक है, इसीलिए आरबीसी को क्या माना जाता है, मुख्य कण माना जाता है। इतनी बातें क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब तो आप लोग समझ गए ना कि पुरुष और महिलाओं में कम रक्त के कम बेसी होने का कारण क्या है। 2 कारण मैंने बताया, पहला वजन का कम होना, दूसरा उनमें आरबीसी का कम पाया जाना। ठीक है, और आरबीसी सबसे अधिक, तीनों कणों में आरबीसी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और सबसे कम डब्ल्यूबीसी होता है। इतनी बातें क्लियर। ठीक है, और कभी कभी देखिए एग्जाम में यहाँ तक भी पूछा गया है, ये एक बार पूछा गया है कि आरबीसी को हम किस में काउंट करते हैं, तो याद रखिएगा 1000 मतलब 1000 में काउंट करते हैं। ठीक है, और प्लेटलेट्स को लाख में काउंट करते हैं, जबकि आरबीसी का करना मिलियन में करते हैं। ठीक, इतनी बातें क्लियर। लिखना है, उतारना है तो उतार लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रोक दीजिए। तो इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बायोलॉजी के अंतर्गत जो रुधिर है, रक्त है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग बड़ी आसान से धीरे धीरे, ठीक है, बातों को समझते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग जान गए कि इसका अध्ययन मतलब अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, कौन सा सिस्टम होता है। ठीक है, इसको संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, फिर पुरुष और महिला में ब्लड कितना कितना पाया जाता है, क्या कारण है कि महिलाओं में कम होता है, फिर तीनों कणों में कौन सा सबसे अधिक और कौन सा सबसे कम होता है। इतनी बातों का नॉलेज आप लोगों को हो गया। और घबराइएगा मत, अभी ब्लड बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि अभी इसके बाद हम लोग अभी तो आधार बेस इसका तैयार कर रहे हैं। जब बेस तैयार हो जाएगा तो इसके अंतर्गत अभी बहुत सी बातें करना है। ठीक, तो बड़ी धैर्य रखकर इसको पढ़ते रहिएगा। आइए बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं कि इसका रंग कैसा होता है, ब्लड का कलर कैसा होता है। तो ये तो बताना नहीं है, सबको पता है कि ब्लड का कलर कैसा होता है, लाल होता है, रेड। कैसा होता है, रेड होता है। इतनी बातें क्लियर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा कभी कि ब्लड का रंग कैसा होता है, ये तो सबको पता है, छोटे बच्चे को भी पता है, जो 1 2 3 में पढ़ रहा होगा उसको भी पता होगा कि ब्लड का रंग लाल होता है। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन अब हमको ये जानना है, इंपॉर्टेंट है कि आखिर कारण क्या है, क्या कारण है कि ब्लड का रंग लाल होता है। तो आइए शुरू करते हैं, बताते हैं कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है। तो देखिए एक पिगमेंट, ठीक है, एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है। या तो पहले ये जानिए कि किसी भी वस्तु का, ठीक है, कलरफुल होने का कारण पिगमेंट होता है। ठीक है, जैसा जिस कलर का पिगमेंट पाया जाता है वो वैसा कलर होता है। उसी प्रकार से अगर हम ब्लड की बातें करें तो ब्लड में जो पिगमेंट एक पाया जाता है, जो कौन सा पिगमेंट होता है, रेड होता है। ठीक है, क्या होता है, पिगमेंट। और एक चीज और जानिए कि अगर कभी पूछा जाए कि किसी भी वस्तु का कलरफुल होना कारण क्या है, तो पिगमेंट, ठीक है, कलरिंग पिगमेंट पाया जाता है। क्या होता है, कलरिंग पिगमेंट ही कारण बनता है किसी वस्तु के कलरफुल होने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ब्लड में भी कोई ना कोई कलरिंग पिगमेंट पाया जाता होगा। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो हमारे ब्लड में देखिए एक हमारे ब्लड का लाल होने का, हमारे ब्लड में लाल होने का, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि हमारे ब्लड का लाल होने का मुख्य कारण क्या है। तो आइए बात करते हैं। तो मैंने बताया कि हमारे ब्लड में एक प्रकार का कलरिंग पिगमेंट पाया जाता है। ब्लड ही नहीं बल्कि किसी भी वस्तु का कलरफुल होने का मुख्य कारण है कि उसमें कोई ना कोई कलरिंग पिगमेंट पाया जाता है। तो आइए अब हम अपने रक्त में बातें करते हैं कि इसमें कौन सा कलरिंग पिगमेंट होता है।
तो देखिए हमारे रक्त में, ब्लड में मैंने बताया कि सबसे अधिक आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी की मात्रा सबसे अधिक होती है और इसी आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, यही हीमोग्लोबिन, इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, क्या होता है? लाल होता है। अब मतलब क्या है इसमें, मतलब हीमोग्लोबिन में ऐसी क्या चीजें पाया जाता है जो कि लाल होता है, रेड होता है? तो आइए बताते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है ये दो पार्ट, दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी इसमें भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, दो पदार्थ पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से पदार्थ आएंगे उसके बारे में जानते हैं। देखिए एक तो है आपका हीमो, या हेमो कह लीजिए, हीमो कह लीजिए, दोनों है। और दूसरा आपका क्या है? ग्लोबिन। इतनी बातें क्लियर? तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है, आरबीसी में मैंने क्या बताया? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन में दो पदार्थ होते हैं, एक को हीमो कहा जाता है, एक को ग्लोबिन कहा जाता है। ठीक, बातें क्लियर ना? अब बात करते हैं हीमो क्या है। तो याद रखिएगा हीमो एक प्रकार का क्या है? आयरन है। क्या है? आयरन है। क्या है? आयरन। हीमो क्या है? आयरन, मतलब अर्थात लोहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? लोहा भी पाया जाता है। आयरन का मतलब क्या हुआ? लोहा। तो हमारे शरीर में लोहा भी पाया जाता है, जो कैसा होता है? लाल होता है। ये जो आयरन पाया जाता है उसका कलर कैसा होता है? लाल होता है। पहला पॉइंट क्लियर? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर हमारे शरीर में जब लोहा पाया जाता है तो क्या ऐसा भी होता है कि इसमें जंग भी लगता है? तो एक चीज जान लीजिए, इसमें जंग नहीं लगता है। भाई कुछ लोगों के दिमाग में होगा, भाई दिमाग लड़कों का बहुत खुरपाती होता है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सोच सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे लोहा पाया जाता है तो हो सकता है इसमें जंग भी लग जाए। तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो मेटल है मतलब धातु के रूप में नहीं पाया जाता है। ठीक है, धातु के रूप में नहीं पाया जाता है, एक गलित अवस्था में होता है, मिनरल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, किस रूप में? मिनरल के रूप में। एक क्वेश्चन देखिए भी बनता है, अगर क्वेश्चन से पूछा जाए कि हमारे ब्लड में जो आयरन है वो किस रूप में पाया जाता है, तो मिनरल के रूप में, न कि धातु के रूप में। बातें क्लियर? ठीक है, तो जो आयरन होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। अब बात करते हैं कि हमारे ब्लड में एक ग्लोबिन होता है, और एक ग्लोबिन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन होता है। ठीक है, और एक प्रोटीन का रंग भी कैसा होता है? लाल होता है। ठीक, बातें क्लियर? इस प्रोटीन का भी रंग कैसा होता है? लाल होता है। और यही मतलब ये पिगमेंट मान लीजिए आप, कुछ कलरिंग पिगमेंट, यही कलरिंग पिगमेंट है। ठीक है, तो हमारे अगर कभी पूछा जाए कि हमारे ब्लड में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है? ग्लोबिन नाम है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ब्लड में ग्लोबिन नामक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, जिसका कलर कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, तो देखिएगा हीमोग्लोबिन, हीमो आयरन है, ये भी लाल, और ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है, और ये भी लाल, और दोनों लाल है। और दोनों कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे आरबीसी में पाए जाते हैं। ठीक है, और सबसे अधिक आरबीसी होता है, इसलिए हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अब हम समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं कि आप लोग इस बात को बड़ी आसानी से समझ गए होंगे कि हमारे ब्लड लाल होता है तो कारण क्या है। ठीक है, अब एग्जाम में कभी पूछा जाए कि हमारे ब्लड का रंग लाल होता है तो क्यों होता है, तो क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, रेड ब्लड कैप्सूल में पाया जाता है। बातें क्लियर? और जो हीमोग्लोबिन है उसमें मतलब क्या है? तो उसमें भी दो तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, हीमो का मतलब क्या हुआ? आयरन, वो भी लाल होता है, और प्रोटीन और ग्लोबिन का मतलब क्या? प्रोटीन। ठीक है, मतलब कि एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि जिसको ग्लोबिन कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि हमारे ब्लड में एक प्रोटीन पाया जाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? ग्लोबिन। ठीक है, और इसी प्रोटीन को आगे हीमोग्लोबिन जब हम लोग अलग से पढ़ेंगे, आरबीसी अलग से पढ़ेंगे, तो इसको अभी बहुत लंबा पार्ट पढ़ेंगे।
ठीक है, ये अभी इतना आसान, इतना छोटा मत समझिएगा, इसके बारे में नॉलेज आप लोगों को अभी आगे अगले पार्ट में मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बस ये बताया कि हमारे ब्लड का रंग लाल क्यों होता है। बातें क्लियर? आशा करते हैं कि आप लोग बड़े अच्छे से इसको समझ गए होंगे। यहीं पे मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ और इसका अगला वीडियो, अगला पार्ट अगले भाग में लेकर हाजिर होता हूँ।